नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। हमने अधिगम के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। अधिगम क्या होता है, उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में जाना था और उसके क्षेत्र आदि के बारे में जाना था। आज हम उसके आगे की उसके सिद्धांतों की विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। आज का अपना मुख्य सिद्धांत रहेगा जिस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स का सिद्धांत, जो कि पावलोव की देन है, जो एक चिकित्सा शास्त्री रह चुके हैं और उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो हम जिस सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं, प्रवर्तक हैं उसके पावलोव। उन्होंने अपने सिद्धांत के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसी सिद्धांत के अन्य नाम हैं संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कृत्रिम उत्तेजक के कारण प्राकृतिक उत्तेजक के समान अनुक्रिया होती है, जिसे संबंध प्रतिक्रिया भी कहते हैं। बात करते हैं पावलोव के विशेष प्रयोग की, जिसने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किया था। तो उसने कुत्ते पर प्रयोग किया। सबसे पहले कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर एक कांच की नली लगाई गई। कुत्ते को कुछ समय तक भूखा रखा गया। फिर भोजन देने से पूर्व कुछ दिनों तक घंटी बजाकर फिर भोजन दिया गया। पावलोव ने देखा कि जब घंटी बजा के भोजन दिया जा रहा है, उस समय उसके मुख में लार आ रही है। कुछ दिनों तक उसने क्या किया कि केवल और केवल घंटी बजाई, लेकिन भोजन प्रस्तुत नहीं किया। उस समय भी ये देखा गया कि कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, लगातार कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी। पावलोव ने इस अनुक्रिया को संबंध सहज अनुक्रिया या संबंध सहज क्रिया नाम दिया। यानी केवल घंटी की आवाज सुनकर के भी जब कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, उसको उसने सहज संबंध सहज क्रिया नाम दिया था। यही इसने अपने इस सिद्धांत का मूल आधार बनाया कि जिस प्रकार से स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर कोई भी प्राणी अनुक्रिया करता है, यदि उसी के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को भी जोड़ दिया जाए तो भी प्राणी अनुक्रिया अवश्य करता है। हम उसके प्रयोग की कुछ विशेष बातें करें तो हम उसके प्रयोग को 3 भागों में बांट रहे हैं। प्रयोग के पहले की स्थिति, प्रयोग के मध्य की स्थिति और प्रयोग के अंत की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रयोग के पूर्व की स्थिति। सबसे पहले स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को प्रस्तुत किया गया कुत्ते के सामने, तो एक स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, यानी उसके मुख से लार निकली। अब उसका प्रयोग प्रारंभ होता है और प्रयोग में पावलोव ने अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजाई और उसके तुरंत बाद स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन प्रस्तुत किया। तो कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया यानी उसके मुख से लार निकली, उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की। ये प्रयोग उसने बहुत दिनों तक किया। उसके बाद प्रयोगांत स्थिति की बात करते हैं अपन। अब पावलोव ने क्या किया कि केवल अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद देखा तो कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, जिसको हम स्वाभाविक अनुक्रिया कह सकते हैं। यानी घंटी की लार सुनकर के जब कुत्ते के मुंह से लार आ रही थी तो उसको अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली स्वाभाविक अनुक्रिया या अनुबंधित स्वाभाविक अनुक्रिया यानी UCR नाम दिया गया। अब हम उसके कुछ निष्कर्षों की बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि पावलोव का यह सिद्धांत यांत्रिक उपागम पर आधारित है। यांत्रिक उपागम का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का शरीर एक यंत्र के समान स्वतः कार्य करने लगे। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ मिलकर उसकी सभी प्रकार की विशेषताओं को प्राप्त कर लेता है।
अब देखिए निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, संचय का संग्रह। संबद्ध और असंबद्ध उत्तेजनाओं के अभ्यास के द्वारा उनके परस्पर संबंध को दृढ़ बनाया जा सकता है। किसी भी प्राणी के समक्ष जब हम स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपकों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो उन दोनों के मध्य एक संबंध बन जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि घंटी की आवाज और भोजन, इन दोनों के मध्य एक संबंध बन गया था, एक दृढ़ संबंध हो गया था, और ये इसी का परिणाम था कि घंटी की आवाज को सुनकर के भी कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी। नंबर 2 है समय का प्रभाव। समय के प्रभाव का मतलब है कि समयांतर यदि अधिक होने लगे, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करने के बाद यदि स्वाभाविक उद्दीपक बहुत समय बाद प्रस्तुत किया जाए तो उत्तेजना प्रभावशाली नहीं रहती है, क्योंकि उन दोनों के मध्य सह संबंध नहीं बन पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तेजना का सामान्यीकरण। उत्तेजना का सामान्यीकरण का मतलब है कि जब एक समान दो उत्तेजनाएं एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं भी लगभग समान होती हैं। जैसे घंटी की आवाज या सीटी की आवाज लगभग एक जैसी सी उत्तेजनाएं हैं, तो जिस प्रकार से कुत्ता घंटी की आवाज को सुनकर के अनुक्रिया करता है या प्रतिक्रिया करता है, उसी प्रकार की अनुक्रिया या वह प्रतिक्रिया वह सीटी की आवाज को सुनकर के भी कर सकता है। इसको कहा जाता है उत्तेजना का सामान्यीकरण। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर पहचानना। तो सीखने की प्रगति के साथ साथ प्राणी भिन्न भिन्न उत्तेजनाओं में परस्पर अंतर भी समझने लगता है। वह जितनी अधिक प्रगति करेगा, जितनी अधिक उसका अभ्यास होगा, उतना ही ज्यादा वह अन्य उत्तेजनाओं के मध्य अंतर भी समझने लगता है। जैसे एक छोटा बालक है, प्रारंभिक अवस्था में उसके लिए लगभग सभी की आवाजें एक समान होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह अपने माता पिता की आवाज और अन्य लोगों की आवाजों में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। संबंध प्रतिक्रिया का लुप्त हो जाना। तो यदि घंटी बजने के उपरांत कुत्ते को भोजन नहीं मिलता है तो कालांतर में उसकी लार टपकने की प्रतिक्रिया स्वतः समाप्त हो जाती है। इसको हम कहते हैं विलोपीकरण या संबद्ध प्रतिक्रिया का लुप्त हो जाना। उसके बाद है उच्च स्तरीय संबंध प्रतिक्रियाएं। पूर्व स्थापित संबंध प्रतिक्रियाओं का प्रयोग नवीन प्रतिक्रियाएं सीखने के लिए किया जा सकता है। विशेषकर इसका प्रयोग अधिगम के लिए या कक्ष में छात्रों को सिखाने के लिए एक विशेष रूप से किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की। सबसे पहला कारक है प्रेरक का प्रभाव। प्रेरक जितना ज्यादा प्रभावशाली होगा उतनी ज्यादा अनुक्रिया की गति तीव्र होगी। यानी सब कुछ प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि प्रेरक प्रभावशाली नहीं है तो अनुक्रिया नहीं होगी। जैसे यदि कुत्ते के सामने भोजन के स्थान पर कोई और प्रेरक लिया जाता तो कुत्ते के मुख से लार का टपकना स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाता। दूसरा है उत्तेजकों की पुनरावृत्ति। यदि अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजकों के मध्य हम पुनरावृत्ति में अधिक समय लेते हैं, केवल एक बार या 2 बार करके छोड़ दें, तो उन दोनों के मध्य सह संबंध प्रगाढ़ नहीं हो पाएगा और अधिगम में बाधा पैदा हो जाएगी। नियंत्रित वातावरण। सीखने के समय यदि वातावरण नियंत्रित नहीं है, यानी सिखाने के स्थान पर आवाजें आ रही हैं या ध्यान आकर्षित इधर उधर हो रहा है, तो सीखने में बाधा पैदा हो जाती है। इसलिए अनुकूलित अनुक्रिया का प्रयोग करते समय वातावरण नियंत्रित होना चाहिए। यानी अनावश्यक रूप से उस कक्ष के वातावरण में या जहां प्रयोग किया जा रहा है उस वातावरण में अन्य प्रकार की आवाजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से अधिगम में यानी सह संबंध को प्रगाढ़ बनाने में बाधा पैदा हो जाती है। उसके बाद है बुद्धि।
बुद्धि भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। जिस बालक में या प्राणी में जितनी ज्यादा बुद्धि होती है वह सहसंबंध यानी दो कारकों के मध्य सहसंबंध उतनी ही अच्छी गति से बना पाता है, और यदि बुद्धि कम है तो संबंध बनाने में समस्या होती है। उसके बाद है आयु, क्योंकि आयु पर ही बुद्धि निर्भर करती है। यदि आयु कम है तो सहसंबंध बनाने में बुद्धि साथ नहीं दे पाएगी, यानी छोटी अवस्था में हम बहुत बड़ी बड़ी उद्दीपकों के मध्य सहसंबंध नहीं बना पाते हैं। और उसके बाद है विलोप। विलोप का मतलब है स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य बना सहसंबंध जब समाप्त हो जाता है तो उसे विलोप की अवस्था कहते हैं। जैसे यदि केवल घंटी की आवाज को बार बार प्रस्तुत किया जाए तो मुख से लार आना बंद हो जाती है और वही स्थिति विलोप कहलाती है। उसके बाद है प्रमुख नियम, यानी इस सिद्धांत के कौन कौन से प्रमुख नियम हैं। सबसे पहला नियम है उत्तेजना का नियम। उत्तेजना के नियम से मतलब है कि जब प्राणी के समक्ष घंटी बजाने के उपरांत भोजन प्रस्तुत किया जाता है तो घंटी के प्रति भी उसमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम अधिगम कराते समय कोई अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करके स्वाभाविक उद्दीपक उसके समक्ष लेकर आते हैं तो उन दोनों में संबंध बन जाता है, क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति उत्तेजना प्रस्तुत हो जाती है। वही उत्तेजना अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी होने लग जाती है, जिससे कि अधिगम में उन दोनों के मध्य संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। दूसरा है आंतरिक अवरोध का नियम। भोजन न देकर जब केवल घंटी बजाना प्रारंभ किया जाता है तो प्राणी में उत्तेजना की दर कम होने लग जाती है, जिसको अपन विलोपीकरण भी कहते हैं। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि आंतरिक अवरोध न पैदा हो, उन दोनों के मध्य विलोप की अवस्था न आए। तीसरा है बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध का मतलब होता है कि जब हम एक सामान्य उद्दीपक, जिसको आप स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हैं, के पूर्व जब आप कोई विशिष्ट उद्दीपक यानी अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं तो केवल वही उद्दीपक पेश होना चाहिए। यदि इसके अलावा और प्रकार की आवाजें या और प्रकार के उद्दीपक वहां पे आ जाते हों तो भी वहां पर अवरोध की स्थिति बन जाती है और उत्तेजना कम हो जाती है। जैसे एक साथ 2-3 आवाजें यदि आ जाएं, घंटी की भी आवाज आ जाए, खटखट खट की भी आवाज आ जाए, या कोई बस का हॉर्न भी उसी समय बज जाए, तो वहां पर संबंध बनाने में असहजता महसूस होती है और उसी को बाह्य अवरोध का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया के अंग, यानी विशिष्ट अंग या भाग। तो इसमें सबसे पहला है विलीनीकरण या स्वतः पुनः प्रकटीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं विलीनीकरण क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे कि स्वतः पुनः प्रकटीकरण क्या होता है। तो जब केवल घंटी ही बार बार बजाई जाती है किंतु भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता तो कुत्ते के मुंह से लार निकलना बंद हो जाता है, उसे विलीनीकरण कहते हैं। लेकिन बहुत समय बाद, जैसे 2-3 दिन बाद पुनः जब घंटी बजाई जाती है तो पुनः लार आने लग जाती है, जिसे पुनः प्रकटीकरण कहा जाता है। उसके बाद है उद्दीपक का सामान्यीकरण। सीखने के प्रारंभिक प्रयासों में देखा गया है कि केवल मूल उद्दीपक के प्रति ही प्राणी अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी उसी प्रकार से वह अनुक्रिया करने लग जाता है। इसको कहते हैं उद्दीपकों का सामान्यीकरण, यानी कि मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति उसी प्रकार की अनुक्रिया करना। जैसे छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को विशेषकर डराते समय हम कहते हैं कि सो जा वरना बुच्ची खा जाएगी, और कभी हम कहते हैं सो जा वरना हाउ खा जाएगा। अब उसने दोनों में सामान्यीकरण कर लिया और उसके लिए बुच्ची या हाउ इस तरह का जो शब्द होता है वो एक ही अर्थ को निकालता है। जैसे कभी इंग्लिश वर्ड HOW हाउ के लिए बच्चे से पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है तो वो हमेशा अर्थ बताएगा बुच्ची होती है, यानी उसके लिए कैसे अर्थ न होकर के बुच्ची ज्यादा प्रभावी हो जाता है, क्योंकि उसने उन शब्दों के प्रति एक सामान्यीकरण कर लिया है। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो अपने ननिहाल में रहते हैं
वो अपनी माँ को बाई कह करके भी पुकारते हैं, वहां पर भी उसमें उद्दीपकों का सामान्यीकरण हो चुका होता है। नंबर 3 है व्यवधान का सामान्यीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य व्यवधान। किसी बाह्य उत्तेजक की उपस्थिति में अनुबंधित अनुक्रिया में क्षणिक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। हाउस्टन ने एक परिभाषा दी कि जब सीखने के दौरान कोई नया उद्दीपक अनुबंधित अनुक्रिया के साथ दिया जाता है तो इसे सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इसी को बाह्य व्यवधान भी कहा जाता है। दूसरा है आंतरिक व्यवधान। आंतरिक व्यवधान धीरे धीरे उत्पन्न व विकसित होता है। जब निम्न परिस्थितियों में अनुबंधित उत्तेजक बार बार प्रस्तुत किया जाता हो तो उसमें आंतरिक व्यवधान की स्थिति पैदा हो जाती है जो सीखने में बाधक होती है। तीसरा है अनुबंधित व्यवधान। जब कई एक दूसरे से जुड़े हुए उत्तेजकों को पुनर्बलित नहीं किया जाता है तो वे प्रभावहीन हो जाते हैं, किंतु उन्हीं उत्तेजकों में से कोई उत्तेजक अनुबंधित अनुक्रिया भी करता है और जब वह अनुबंधित अनुक्रिया भी करता है तो अन्य उद्दीपकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तब इस समूह के अन्य उत्तेजक अनुबंधित व्यवधान कहलाते हैं क्योंकि उनसे भी बाधा पैदा होती है। उसके बाद होता है विलंबित व्यवधान। किसी क्रिया की प्रारंभिक अवस्था में यदि अनुबंधित उत्तेजक व पुनर्बलन के प्रस्तुतिकरण के बीच बार बार अधिक समय का अंतर रखा जाता है तो अनुबंधित उत्तेजक केवल प्रभावहीन ही नहीं होता बल्कि अन्य आंतरिक क्रियाओं के लिए भी वह व्यवधान पैदा करने लग जाता है। यानी समय का अंतराल यदि ज्यादा हो तो उस स्थिति में वह स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य संबंध नहीं बना पाता, उनका संबंध शिथिल हो जाता है और सीखने में एक प्रकार से बाधा पैदा हो जाती है। उसके बाद है उत्तेजक विभेदीकरण। उत्तेजना बढ़ाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट करना ही विभेदीकरण कहलाता है। तो मैं बोल रहा हूं, जिन उद्दीपकों से उत्तेजना बढ़ती है यानी जो स्वाभाविक या अस्वाभाविक उद्दीपक होते हैं उनको बढ़ाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य अंतर नहीं करना विभेदीकरण कहलाता है। छात्रों को अधिगम कराते समय एक साथ दो प्रकार की अनुक्रियाओं का अवसर देना चाहिए, जिसमें एक अनुक्रिया के प्रति पुनर्बलन देना चाहिए और दूसरे के प्रति नहीं, ताकि उनमें अंतर स्पष्ट हो सके। लास्ट है समय कारक। प्रयोग करते समय स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक से पूर्व ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि पावलोव ने प्रयोग करते समय स्वाभाविक उद्दीपक पहले दिया या अस्वाभाविक उद्दीपक पहले दिया। तो इसका एक नियम है कि पहले अस्वाभाविक उद्दीपक देना चाहिए, उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक देना चाहिए और दोनों के मध्य अधिकतम 5 सेकंड का ही अंतर होना चाहिए, जिससे अधिगम स्थायी होता है। समयांतर ज्यादा होगा तो दोनों में संबंध नहीं बनेगा और अधिगम में बाधा पैदा हो जाएगी। उसके बाद है पावलोव के प्रमुख सिद्धांत। समय का सिद्धांत, तीव्रता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, व्यवधान का सिद्धांत, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो समय के सिद्धांत का मतलब है दोनों दीपकों के या उत्तेजकों के मध्य जितना कम समय होगा उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। समय जितना कम होगा स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपकों के मध्य क्रिया उतनी ही ज्यादा होगी, संबंध उतना ही ज्यादा प्रगाढ़ होगा। दूसरा है तीव्रता का सिद्धांत। जो क्रिया हमें व्यवहार में पहले लानी होती है उस क्रिया से संबंधित शिक्षा पहले देनी चाहिए और सामान्य शिक्षा को बाद में देना चाहिए। पुनः बोल रहा हूं, जो क्रिया व्यवहार में लानी होती है उस क्रिया से संबंधित शिक्षा को पहले देना चाहिए और सामान्य शिक्षा को इसके बाद देना चाहिए। जैसे पावलोव ने घंटी पहले बजाई और भोजन बाद में दिया। उसके बाद आता है एक रूपता का सिद्धांत। अनुक्रिया को सदैव उसी क्रम में दोहरान करना चाहिए जिस क्रम में पहले दोहरान की गई हो, क्योंकि इससे उसे व्यवहार में लाना आसान हो जाता है। यदि हम उसमें फेरबदल कर देते हैं, क्रिया के दोहरान में अंतर कर देते हैं, तो सीखने में भी बाधा पैदा हो जाती है।
उसके बाद है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यदि एक ही प्रकार की अनुक्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो वह व्यवहार में आ जाती है और सीखा जा सकता है। और लास्ट है व्यवधान का सिद्धांत। तो सीखने का सिद्धांत व्यवधान व बाधा रहित होना चाहिए। जितना ज्यादा बाधा रहित होगा उतना ज्यादा सीखने में आसानी होगी और उतनी जल्दी बच्चा सीख सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम चर्चा करेंगे कि इस सिद्धांत का अधिगम में क्या महत्व है। तो अधिगम के लिए है सबसे पहली बात यह है कि यह सिद्धांत भाषा सीखने में बहुत सहायता प्रदान करता है। यानी इस सिद्धांत के माध्यम से भाषा को आसानी से सिखाया जा सकता है। नंबर 2 है यह आदतों के निर्धारण में भी सहायक है। यानी हम बुरी आदतें छुड़वा सकते हैं और अच्छी आदतों को बना सकते हैं। तीसरा है अभिवृत्ति व अभिरुचि के विकास में भी सहायक है। इसके माध्यम से छात्रों में अभिवृत्ति व अभिरुचि का भी विकास किया जा सकता है। चौथा है मानसिक व संवेगात्मक अस्थिरता जैसे भय, डर, घृणा आदि को आसानी से दूर किया जा सकता है। पांचवा है यह सामाजिक विकास में सहायक है। और छठा है उत्तम व्यवहार व अनुशासन को इसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है। अब हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वे प्रश्न जो आपको पिछले वीडियो में पूछे गए थे, यानी अधिगम के फर्स्ट पार्ट के जो प्रश्न थे उनकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो के विशेष प्रश्न भी आपसे पूछेंगे। पिछले वीडियो का पहला प्रश्न था सीखने का उचित क्रम होता है। तो इसका सही उत्तर था सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए, उसके पश्चात लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, उसके बाद तत्परता होनी चाहिए, परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए और अंततः मानसिक प्रक्रिया को प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरा प्रश्न था सीखने की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं, उनका क्रम क्या होता है। तो उसका क्रम है सबसे पहले व्यक्ति, फिर विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं, उसके बाद बाधाएं, फिर सही अनुक्रिया और अंततः है उद्देश्य का निर्धारण। तीसरा प्रश्न था अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसमें सही उत्तर होगा 1, 2 और 3 तीनों। पाठ्यक्रम का अरुचिकर होना, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम अरुचिकर है तो अधिगम प्रभावित होता है, अधिगम नहीं होता है इसके बाद। यानी अधिगम उससे प्रभावित हो जाता है क्योंकि अधिगम में बाधा पैदा होती है। फिर है शिक्षण विधि का कमजोर होना। यदि शिक्षण विधि कमजोर है तो भी अधिगम नहीं हो पाता। और बालक का आयु स्तर यदि कम आयु का है और हम उच्च आयु के जितना उसको अधिगम कराना चाहते हैं तब भी उससे अधिगम प्रभावित होता है। उसके बाद था चौथा प्रश्न, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस प्रकार से पहचाना जाता है। वो व्यक्तिगत समायोजन को देखकर, सामाजिक राजनीतिक भिन्नता को देखकर, व्यवहार परिवर्तन को देखकर या रोजगार हेतु तैयार होना को देखकर। तो सीधा सीधा सा उत्तर होगा 3 नंबर, व्यवहार परिवर्तन को देखकर। पांचवा प्रश्न था प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए किसे बेहतर माना जाता है, वीडियो, अनुरूप को, प्रदर्शन को या स्वयं द्वारा किया गया अनुभव या रोजगार हेतु तैयार होना। तो सही उत्तर था नंबर 3, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। अब है आज के अपने विशेष प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है या सोचना है ताकि हम अगले वीडियो को जो प्रारंभ करें तब इनका हम समाधान खोज सकें। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के विषय में सत्य नहीं है। नंबर 1, इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति होना आवश्यक नहीं है। नंबर 2, सीखने वाले की दशा सामान्य होनी चाहिए। तीसरा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन से सीखने के लिए सीखने वाले में आवश्यकता का होना आवश्यक है। और चौथा है सीखने के समय में हानिकारक उत्तेजनाएं बीच में उपस्थित नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा कथन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के विषय में सत्य नहीं है। इस सिद्धांत में केवल सीखने की परिस्थितियों का वर्णन होता है। यह सिद्धांत समायोजन में सहायक नहीं होता। इस सिद्धांत से छात्रों में व्याप्त भय को दूर किया जा सकता है या इस सिद्धांत में क्रियाशीलता को अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है सत्य कथन की जांच करें। उत्तेजना या
उद्दीपन में अनुक्रिया उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। दूसरा है, एक साथ अनेक उद्दीपक उत्पन्न होने की स्थिति में प्रथम उद्दीपक अधिक प्रभावी होता है। तीसरा विकल्प है, एक साथ अनेक उद्दीपक उत्पन्न होने की स्थिति में अंतिम उद्दीपक अधिक प्रभावी होता है। या चौथा है, एक साथ अनेक उद्दीपक उत्पन्न होने की स्थिति में सभी उद्दीपक एक समान प्रभावी होते हैं। चौथा प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के विषय में कौन सा सिद्धांत कार्य नहीं करता है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, तीव्रता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत या प्रभाव का सिद्धांत। पांचवा प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह सिद्धांत मानव को मशीन के समान मानता है। दूसरा है, यह सिद्धांत किसी भी प्रकार की क्रियाओं को आसानी से समझाने में सहायक होता है। तीसरा है, बालक को उद्दीपकों के माध्यम से अनुबंधित कर सीखने हेतु किसी भी परिस्थिति में तत्पर किया जा सकता है। या सभी कथन सत्य हैं। छठा प्रश्न है, जब अनुकूलित अनुक्रिया का संबंध अन्य अस्वाभाविक उद्दीपकों से स्थापित करने से अनुकूलित अनुक्रिया समाप्त या लुप्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विलोपन की अनुक्रिया, प्रानुकूलित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया या विलोपित अनुक्रिया। इसी के साथ आज का अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।